नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से परीक्षा एकेडमी में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज टेस्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि फेकारिया एवं मांडल्या नाच किस क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। दो प्रकार के नाच दिए हुए हैं, एक फेकारिया और दूसरा मांडल्या। पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, क्या निमाड़ से, मालवा से, बुंदेलखंड से या फिर बघेलखंड से। देखिए, फेकारिया और जो मांडल्या है यह निमाड़ अंचल से संबंधित है। अच्छा, निमाड़ अंचल से और भी नृत्य हैं, जैसे काठी है, आड़ा खड़ा है, डंडा नाच है और गणगौर भी क्या है, निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। होशंगाबाद जिले के, जो वर्तमान में नर्मदापुरम जिला हो गया है, इसके काफ़ी फेमस व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई, और उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। उस पत्रिका का नाम क्या है? कल्पना, वसुधा, प्रभा या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, हरिशंकर परसाई ने जबलपुर से वसुधा नामक, ऑप्शन बी, एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और ये जो कल्पना नामक पत्रिका लिखी हुई है, इसका प्रकाशन किया था भवानी प्रसाद मिश्र ने। और प्रभा का आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रभा पत्रिका का संपादन किया गया था माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काठ का सपना किसकी कृति है। देखिए, काठ का सपना एक रचना है, वह रचना किसकी है? क्या गजानन माधव मुक्तिबोध की, या बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या फिर पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की, या फिर हरिशंकर परसाई की। किसकी रचना है? देखिए, काठ का जो सपना रचना है, यह रचना है हमारे गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए। गजानंद माधव मुक्तिबोध की और भी रचना है काफ़ी प्रसिद्ध, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, एक साहित्य की डायरी और सौंदर्य शास्त्र और सतह से उठता आदमी। इसी क्रम में काठ का सपना भी किसकी रचना हो जाएगी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के होलकर राज्य की स्थापना कब की गई थी। मध्य प्रदेश के होलकर राज्य या होलकर रियासत की जो स्थापना है, यह किस वर्ष में की गई थी? तो यह की गई थी 1739, ऑप्शन नंबर सी, 1739 में। अच्छा, ये किसने की थी? तो ये की थी सूबेदार मल्हार राव होलकर। ये कौन थे? तो होलकर एक मराठा थे, है ना, और उन्होंने ही होलकर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। किसके द्वारा? मल्हार राव होलकर के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल के प्राचीन मोती महल को जो निर्माण है, मोती महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्त मोहम्मद। देखिए, यहाँ पे मोती मस्जिद की बात नहीं की जा रही है, यह बात हो रही है मोती महल की। तो मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? क्या दोस्त मोहम्मद खान ने, सिकंदर जहां बेगम ने, या फिर इफ्तिखार अली खान ने, या फिर कुदसिया बेगम ने। देखिए, जो भोपाल का मोती महल है, इसका निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, और यह जो मोती महल था, यह क्या था? भोपाल जो रियासत थी, इसका दरबार हाल था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्यों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। नंबर 1 कथन क्या कहता है कि मांडू धार जिले में है। ठीक। मांडू में हिंडोला महल है, बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन कैसे हैं? सत्य है। जो मांडवगढ़ है या मांडू है, वह कहाँ है? धार जिले में है। और मांडू में ही कौन सा महल है? हिंडोला महल है। ठीक। अच्छा, जो हिंडोला महल है, इस महल का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन के द्वारा। ठीक, गयासुद्दीन ने निर्माण करवाया था मांडू में जो हिंडोला महल है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग है। देखिए, संयुक्त शिवलिंग है या फिर हम बात करें संयुक्त रूप से ज्योतिर्लिंग है, वह कौन सा स्थान है? तो नो डाउट सभी को पता होगा, ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे संयुक्त रूप से 2 शिवलिंग हैं। कौन कौन से हैं? एक का नाम तो ममलेश्वर है और दूसरे का नाम क्या है? ओमकारेश्वर। ठीक है, ये एक को हम ममलेश्वर या फिर अमलेश्वर भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य बताइए। यहाँ पर हमें किले या फिर दुर्ग दिए हुए हैं और वह कहाँ पर है, उनकी स्थिति के बारे में हमें
असत्य कथन का चुनाव करना है। चंदेरी का किला कहाँ है? देखिए चंदेरी का जो किला है वह गुना में है। देखिए यहाँ पर बेसिकली गुना ये पुराने फैक्ट के आधार पर है। हम वर्तमान की बात करें तो चंदेरी का जो किला है गुना जिले में ना होकर अशोकनगर जिले में है, पर पुराने फैक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, सही है। बांधवगढ़ का दुर्ग उमरिया में है और गुजरी महल ग्वालियर में है। और असीरगढ़ का जो किला है ये खरगोन में नहीं है, वर्तमान में कहाँ है? असीरगढ़ का जो किला है वर्तमान में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं? उदयगिरी की गुफाएं काफ़ी फेमस गुफाएं हैं और ये मध्य प्रदेश के कहाँ हैं? रायसेन, विदिशा, धार या फिर भोपाल, इनमें से कौन से जिले में है बताइए। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है और इसमें क्या है कि जो गुफाओं का निर्माण हुआ था ये गुप्त वंश के द्वारा कराया गया था। और कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर कुल जो गुफाओं की संख्या है वो है 20 यानी कि 20। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? यानी जो मध्य प्रदेश की जनजाति है कोरकू वह मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में निवासरत है? ठीक, दक्षिणी जिले, उत्तर पश्चिम के जिले या फिर पूर्वी जिले या फिर उत्तर पूर्वी जिले। देखिए जो कोरकू है ये मध्य प्रदेश के दक्षिण जिलों में पाई जाती है। बैतूल, सतपुड़ा क्षेत्र जो हो गया, होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पूर्वी निमाड़ यानी खंडवा की बात करें तो यहाँ पे क्या है कोरकू निवास करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद कालीन प्रमुख गणराज्यों को सुमेलित कीजिए। महाजनपद कालीन इतिहास का प्रश्न है ये। प्रमुख जो गणराज्य थे उनको हमें सुमेलित करना है। क्या सुमेलित करना है? गणराज्य और वो क्षेत्र। तो शाक्य जो गणराज्य है ये किस क्षेत्र से संबंधित था? तो यह कपिल वस्तु क्षेत्र से संबंधित था। इसके बाद कोलिय की बात करें तो कोलिय राम गांव से संबंधित था। इसके बाद लिच्छवी वैशाली से संबंधित है और कलाम जो है केशपुत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए क्या होगा सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर हमें कुछ इतिहासकालीन अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और वह किस क्षेत्र से संबंधित थे या फिर उनका अधिकार क्षेत्र क्या था, हमें ये सुमेलन करना है। जैसे व्यवहारिक क्या था? व्यवहारिक जो पदनाम है यह क्या था? तो व्यवहारिक था दीवानी न्यायालय का अधिकारी या फिर हम कहेंगे ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश हुआ करता था। प्रदेष्टा, तो प्रदेष्टा भी न्यायाधिकारी था लेकिन ये कैसा था? ये फौजदारी न्यायालय का अधिकारी था। और रज्जुक की बात करें तो रज्जुक जनपद का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। और सर्प महामात्य कहा गया है गुप्तचरों का जो प्रधान होता था या गुप्तचरों का जो सेना प्रमुख होता था उसको हम क्या कहते थे? सर्प महामात्य। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। 1 2 3 4 सारे ही सुमेलित हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बलवन के राजत्व के सिद्धांत की नहीं है? देखिए यहाँ बेसिकली नहीं आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बलवन के राजत्व के सिद्धांत की नहीं है? सुल्तान ईश्वर की प्रतिष्ठाया है, बिल्कुल बलवन के राजत्व का क्या रहा है? यह सिद्धांत रहा है। इसके बाद सुल्तान का स्थान पैगंबर के समान है, जी नहीं, यह बलवन के राजत्व के सिद्धांत का नहीं है क्योंकि बलवन का जो राजत्व सिद्धांत है उसमें कहा गया था कि सुल्तान का जो स्थान है वह पैगंबर के बाद आता है। ठीक, सुल्तान के कार्य आलोचना मुक्त है, बिल्कुल ठीक है, यह उसके राजत्व का सिद्धांत था। और सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक, यह भी है। तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा कि राजत्व के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? कि सुल्तान का स्थान जो है पैगंबर के समान है, क्योंकि सुल्तान का स्थान उसके राजत्व के सिद्धांत के अनुसार कैसा है? पैगंबर के बाद है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनुअल आबिदीन से संबंधित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का हमें क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक, अकबर जो कश्मीर का अकबर और अलाउद्दीन, देखिए जैनुअल आबिदीन को कश्मीर का अकबर और अलाउद्दीन कहा गया है। ठीक है, गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया और यह कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। ठीक है, इसमें कश्मीर का अकबर और अलाउद्दीन तो कहते ही थे, साथ ही साथ यह कुतुब उपनाम से फारसी कविताएं लिखता भी था। तो ऑप्शन नंबर सी
जो होगा ये सही होगा। कथन नंबर 3 और 1 जो है कैसे हैं, यह सत्य कथन है। ओके, इसने गोहत्या पर प्रतिबंध की बात करें तो गोहत्या पर प्रतिबंध इसने नहीं लगाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंबई प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था इंग्लैंड के सम्राट जो थे, इन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने विवाह किया था किससे, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, और इन्हें उपहार स्वरूप जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ था किससे, पुर्तगालियों से। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसे बंबई प्राप्त हुआ किससे, पुर्तगालियों से। ठीक, और ये कब प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था 1661 में। अच्छा, जब इन्हें प्राप्त हो गया था, जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने क्या काम किया था, 1668 में 10 पौंड वार्षिक किराए पर, 10 पौंड जो किराया होता है वार्षिक, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दे दिया था, उन्हें किराए पर उपलब्ध कराया था ये बम्बई स्टेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। तो प्लासी की लड़ाई हमारे इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध लड़ाई है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो गई थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की। तो 23 जून सन 1757 को जो लड़ी गई थी, ये लड़ी गई थी भागीरथी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो प्लासी है यह कहाँ है, तो यह प्लासी जो है यह है पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र हुआ करता था उस समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सूची दी हुई है और ये सूची हमें एक तरफ क्रांतिकारी और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र से संबंधित या फिर कौन सी क्रिया से संबंधित है ये बताना है। तो जो नाना साहब थे, ये इन्होंने जब युद्ध लड़ा तो ये चले गए थे, जब हार गए थे, हार के पश्चात इनको जाना पड़ा था नेपाल। इसके बाद बख्त खान जो थे ये युद्ध करते हुए अवध में क्या हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इनसे सुमेलित हो जाएगा कि बख्त खान की जो मृत्यु है अवध में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए प्राप्त हो गई थी। और मौलवी अहमद उल्ला की बात करें तो पुबेन के राजा थे, इनके द्वारा क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सभी को पता हुआ कि ग्वालियर में अंग्रेजों से युद्ध करते समय ये मारी गई थी। ठीक, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अध्यक्ष हैं उनमें से 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन एक ऐसा नाम दिया हुआ है जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या नहीं रहा है, अध्यक्ष नहीं रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आंसर सही है कि ये कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या नहीं रहे हैं, अध्यक्ष रहे। अच्छा, महात्मा गांधी की जो बात है, उन्होंने 1924 बेलगांव जो कर्नाटक में है वहां पर एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी उन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, और एओ ह्यूम ने, अच्छा इन्होंने क्या है, एओ ह्यूम के बारे में हम बात करें तो एओ ह्यूम ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का पद नहीं ग्रहण किया, लेकिन क्या थे, ये इन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात करें। यानी कि इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी और सबसे आखिरी में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सभी को पता होगा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है यह 1930 से कब तक चला था, 1933 तक। ठीक, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो बात करते हैं हम, यह भी कब शुरू हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में शुरू किया गया था। और क्रिप्स मिशन सभी को पता होगा कि क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, दो में कन्फ्यूजन आपको होगा, एक तो क्रिप्स मिशन में और भारत छोड़ो आंदोलन में। क्यों, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है वह शुरू हुआ था, लाया गया था 23 मार्च सन 1942 को, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद की घटना है, यह 8 अगस्त 1942 की है। इस प्रकार नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 33, इसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, भारत क्रिप्स मिशन जो है वह 23 मार्च सन 1942 को, और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त सन 1942 की घटना है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 1 3 4 2 सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी के कुशासन का बहाना बनाकर, कैसा बहाना बनाया है, कुशासन का बहाना बनाकर
क्या किया है, मिस गवर्नेंस का यहाँ पे बहाना बनाया और निम्नलिखित में से किस रियासत का अधिग्रहण किया। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारी रियासतों का अधिग्रहण किया, लेकिन कुशासन के आधार पर या कुशासन का सहारा लेकर उसने सर्वप्रथम जो है वह अवध को अपने राज्य में शामिल किया था, ब्रिटिश राज्य में शामिल किया था अवध को। और ये कब किया था, ये किया था 1856 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। उपरोक्त ए और बी सही है या फिर केवल ए सही है। देखिए दोनों ही सही है, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति यही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे सन 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तनों के संबंध में सही कथनों का क्या करना है, चुनाव करना है। ठीक, 1956 में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो है हमारा उसका गठन हुआ था और इसके द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे उनके बारे में क्या सत्य कथन है वो हमें बताना है। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा तथा चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य को दे दिए गए थे। बिल्कुल ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग करके 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, तो ये जिले कहाँ दे दिए गए थे, मुंबई राज्य को दे दिए गए थे। ठीक, इसके बाद की बात करें कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट सी को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश जिले की जो भानपुरा तहसील है उसके सुनील टप्पा को छोड़कर पार्ट सी को क्या काम कर दिया गया था, मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। ओके, इसके बाद राजस्थान के कोटा जिले की सिरिंज तहसील मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में जोड़ी गई थी। नहीं जी नहीं, राजगढ़ जिले में नहीं जोड़ी गई थी। जो कोटा की सिरोंज तहसील है इस तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, गलत है। पार्ट सी का विंध्य प्रदेश भाग मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। बिल्कुल सही है, मिलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपीपला, महादेव, मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उपभाग हैं। तो ये भाग सभी को पता होगा, सतपुड़ा श्रेणी के उपभाग है राजपीपला, महादेव, मेकाल। मेकाल जिसका सबसे पूर्वी भाग है और राजपीपला जो है वो पश्चिमी भाग है इसका सतपुड़ा श्रेणी का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विंध्यन कगार कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है, विंध्यन कगारी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, सतपुड़ा, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार या फिर बुंदेलखंड, किसे कहते हैं हम, विंध्यन कगारी प्रदेश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, रीवा पन्ना के पठार को क्या कहा जाता है, विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब ये जो विंध्यन कगारी प्रदेश है या फिर रीवा पन्ना के पठार है, इसमें जो जिले शामिल हैं रीवा, दमोह, सतना और पन्ना के साथ साथ क्या है, सागर का भी कुछ क्षेत्र जो सागर जिले का वह भी इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो जो मध्य प्रदेश वन विकास निगम है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई थी 24 जुलाई सन 1975, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभयारण्यों को उनके जिलों के साथ सही सुमेलित कीजिए, यानी कि कौन सा अभयारण्य किस जिले में है। रातापानी अभयारण्य की बात करें तो रातापानी अभयारण्य रायसेन में है, सैलाना जो है रतलाम में है और गगऊ जो है ये पन्ना में है और बोरी घाटी अभयारण्य होशंगाबाद या फिर वर्तमान में जो नाम हो गया है वह क्या नाम हो गया है, नर्मदापुरम, तो वहां पर है बोरी घाटी अभयारण्य। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या सही होगा, आंसर नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। यहाँ पर नदियों की लंबाई, चंबल नदी की जो लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। ठीक है, ताप्ती की लंबाई 924 किलोमीटर है। ओके, ठीक, सोन नदी की जो लंबाई है 780 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन बेतवा की लंबाई 365 नहीं है, यह लंबाई है 480 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्णा, गिरना, बोरी एवं शिवा नदियां, क्या पूर्णा,
गिरना, बोरी और शिवा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये जो नदियाँ हैं सहायक, ना तो तवा की हैं, ना ही नर्मदा की और ना ही सोन की हैं। ये जो पूर्णा, गिरना, बोरी एवं शिवा नदियाँ हैं ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। किसकी सहायक नदियाँ हैं? पूर्णा, गिरना, बोरी एवं शिवा, ये है ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है? ठीक, यानी कि सबसे कम जो है वह जो जनगणना दशक है उसमें लिंग अनुपात में सबसे अधिक कमी आई है। कौन सा ऐसा दशक है? तो वह दशक हम जिसको कहते हैं 1961 से 71 के बीच का जो दशक है, इसमें लिंगानुपात में क्या हुई थी? भारी गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूहन या समूह सही नहीं है? टेलीग्राफिक जो पठार है, यह टेलीग्राफिक पठार कहाँ है? हिंद महासागर में नहीं है। टेलीग्राफिक पठार एक कटक का भाग है और ये कटक कहाँ है? यह है अटलांटिक महासागर में है। ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा। कोको कटक प्रशांत महासागर में है और वेलविशिक कटक अंध महासागर, या फिर इसको हम कहते हैं अंध महासागर का नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, अगुलहास बेसिन हिंद महासागर में है, बिल्कुल ठीक है, हिंद महासागर में ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ती है? यानी कि यदि वैश्विक ऊष्मन यानी कि हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ जाती है तो बारंबारता यानी कि इसकी इनका जो रिपीटेशन है, ये इंटेंसिटी जो है और प्रचंडता किसकी बढ़ जाएगी? केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, या फिर उपरोक्त सभी की? देखिए, जब वैश्विक तापन होगा तो डेफिनेटली तूफान भी बहुत बार बार आएंगे और तीव्र गति के आएंगे, चक्रवात भी बार बार आएंगे और तीव्र गति के आएंगे, बवंडर यानी कि टॉर्नेडो भी बार बार आएंगे और तीव्र गति के आएंगे। तो उपरोक्त जो है वह सभी कथन कैसे हैं? सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सूचियां दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में कुछ वन दिए हुए हैं और ये वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सूची 2 से हमें सुमेलन करना है। तो उष्ण कटिबंधीय जो वन है यह कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, साइलेंट वैली में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे और साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी कहाँ है? यह है केरल राज्य में। जो शंकु वृक्ष है, शंकु वृक्ष कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर बर्फ गिरेगी, तो बर्फ कहाँ गिरेगी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति की बात करें जहाँ पे अत्यधिक पानी की मात्रा उपस्थित होगी, या फिर ज्वारी वनस्पति भी इसको कहते हैं, ये कहाँ होगी? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? कुछ मात्रा में हमारे गुजरात में भी है और अत्यधिक सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में है कच्छ वनस्पति या फिर मैंग्रोव वनस्पति। इसके बाद बात करें पतझड़ वन। पतझड़ वन कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान पाए जाएंगे जहाँ पे पानी की अत्यधिक कमी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ हमारे पास अभ्यारण्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ वह किस प्रदेश में स्थित है वह हमें बताना है। गिरवन जो है, गिरवन सभी को पता हो गुजरात में है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या फिर इसको घाना पक्षी अभ्यारण्य भी हम कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है और काजीरंगा अभ्यारण्य असम जिले में, असम राज्य में है। ठीक, तो आंसर क्या होगा इसका सही? 1 में 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण से संबंधित अल नीनो जो है ये प्रति विषुवतीय गर्म जल धारा है जो पेरू के तट पर चलती है। ठीक, तो भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के निर्माण से संबंध अल नीनो क्या है? एक असाधारण तप्त महासागरीय धारा है, एक आवर्त तप्त वायु संहति है, एक तप्तवात है, या फिर एक आवर्त निम्न दाब है। आपको आंसर पहले ही मिल चुका है। एक क्या है? अल नीनो एक असाधारण तप्त महासागरीय क्या है? जलधारा है जो कि भारतीय मानसून पर अपना कैसा प्रभाव दर्शाती है? विपरीत या फिर इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यानी कि भारत में मानसून कैसा होता है? उस वर्ष वर्षा कम होती है और मानसून कैसे आता है? देरी से आता है अल नीनो के प्रभावित होने पर। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है? यानी कि जो मौसमी मानसून के अनुसार चलती है या फिर ऋतुओं के अनुसार चलती है, जो वर्ष भर नहीं चलती, वह कौन सी पवनें हैं? देखिए, पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें, सनातनी पवनें या फिर व्यापारिक पवनें। इनमें से पछुआ पवनें भी साल भर चलती है, सनातनी पवनें भी चलती हैं और व्यापारिक पवनें भी वर्ष भर चलती हैं। जो पूर्वी पवनें हैं यह स्थायी पवनें
नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम परिवर्तन के साथ दिशा के विपरीत बहती हुई हवा है, यानी कि मौसम परिवर्तन जब हो जाता है तो दिशा के विपरीत जो वायु बहती है उसे हम क्या कहते हैं? तो मानसून हवाओं में मौसम परिवर्तन के साथ दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें हम कहते हैं मानसूनी हवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है। एक में हमें दी हुई है स्थायी पवनें और दूसरे में दी हुई देश का नाम कि कहाँ पर ये चलती है। देखिए खमशिन जो स्थानीय पवन है ये चलती है उत्तरी मिस्र में। ठीक, इसके बाद हरमट्टन की बात करें तो जो हरमट्टन, इसको हम डॉक्टर हवा भी कहते हैं, ये गर्म एक स्थानीय पवन है और हरमट्टन चलती है उत्तरी अफ्रीका में। ठीक, मिस्ट्रल जो है, मिस्ट्रल हवा चलती है दक्षिणी फ्रांस में और चिनूक चलती है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा, सोना, लोहा और कोयला निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? यानी कि तांबे से किस खदान से तांबे का उत्खनन होता है, नीचे दी हुई किस खदान से सोने, लोहा और कोयले का उत्खनन होता है। देखिए जो तांबा है सभी को पता हो, राजस्थान में पाई जाने वाली खेतड़ी खदान से निकाला जाता है। सोना कोलार खदान, कोलार खदान कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और कुद्रेमुख जो है, ये केंद्रमुख नहीं, कुद्रेमुख से लोहे का उत्पादन होता है। और कोयला जो है ये झरिया झारखंड से उत्पादित किया जाता है। अच्छा, कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख बताइए कमेंट करके मुझे कि कुद्रेमुख लौह उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? क्या पूछा जा रहा है? भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या है? सर्वाधिक है। तो शिशु लिंगानुपात छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक है। कितना है? 969, 969 यहाँ का शिशु लिंगानुपात है, जो कि देश में कैसा है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ में सीमा को साझा नहीं करता या फिर सीमा म्यांमार की सीमा से नहीं लगता है? कौन सा ऐसा राज्य है? असम, मिजोरम, नागालैंड या फिर मणिपुर। जो असम राज्य है यह कैसा है? म्यांमार की सीमा से नहीं लगता, क्योंकि 7 सिस्टर्स के द्वारा स्वयं ही घिरा हुआ है। इसके बाद बात करें कि जेलेपला और नाथुला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जेलेपला और नाथुला। एमपीपीएससी 2017 में ये प्रश्न आ चुका है, तो ये है सिक्किम में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आपका। नेक्स्ट है कि गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा हवाई अड्डा? गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, शिलांग, अगरतला या फिर ईटानगर। यह हमारा गोपीनाथ बारडोली जो है ये हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। ठीक है, और गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी जो है यह असम का सबसे बड़ा नगर है गुवाहाटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा राज्य में स्थित बहुउद्देशीय हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? ओडिशा राज्य में जो स्थित है हीराकुंड बांध, यह सबसे लंबा बांध है भारत का, और यह है किस नदी पर है? तो यह हीराकुंड बांध जो परियोजना है महानदी नदी पर निर्मित की गई है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931 प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, अब यहाँ पे मध्य प्रदेश के लिंगानुपात की बात हो गई 931, और भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? 943, 943 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावित हुआ? कौन से उद्योग की बात की जा रही है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ था? तो मध्य प्रदेश में यह प्रभावशील हुआ था 2 अक्टूबर सन 2006 से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वह 230 है। ऑप्शन नंबर बी है। और एक सदस्य यहाँ पे क्या किया जाता है? एंग्लो इंडियन या फिर आंग्ल भारतीय का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। तो वर्तमान में कितनी है? 230 सदस्य संख्या है।
और लोकसभा सदस्य संख्या की बात करें मध्य प्रदेश में तो वह है 29 और राज्यसभा के लिए यहाँ पे सदस्य चुने जाते हैं 11 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? भोपाल, देवास, इंदौर या फिर होशंगाबाद। तो नोट छापने का जो कारखाना है बेसिकली वह देवास में है, और जो नोट छापने के लिए कागज बनता है सिक्योरिटी पेपर मिल वो कहाँ पे, होशंगाबाद में है या फिर नर्मदापुरम में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवास। ओके, अच्छा, देवास जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? यह की गई थी 1975। कई बुकों में आपको 1974 मिलेगा। ठीक है, तो 1974 और 75 दोनों ही आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र CRISP की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? क्या है औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र CRISP, इसकी स्थापना जो है ये किसकी सहायता से की गई थी? तो यह की गई थी जर्मनी की सहायता से। ऑप्शन बी आपका सही होगा। और 1997 में क्या हुआ था, यहाँ पर इंडो जर्मन टेक्निकल कॉरपोरेशन समझौते के अंतर्गत जर्मनी देश ने क्या किया था, सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1954, 1956 या फिर 1983। जबलपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1956 में 12 जून को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? यहाँ पर 3 मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, 1 मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं है। तो इसका मतलब आपको राज्यपालों की क्या है, सूची भी याद होना चाहिए। तो शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1992 में भारत के सर्वोच्च पद के रूप में, यानी सर्वोच्च पद क्या, राष्ट्रपति, और 9वें राष्ट्रपति बने थे कौन, शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा कि ये राज्यपाल मध्य प्रदेश के कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कब बना था आपको बताना है। 1964, 55, 56 या फिर 57 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1956 में, नवंबर 1956 में, यानी कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था उसी समय राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 की उपधारा 1 के तहत क्या हुआ था, उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ओके, और जो मध्य प्रदेश के गठन की हम बात करें लगे हाथ, यहाँ पर उच्च न्यायालय गठन की हमने बात करी थी। प्रश्न काफी टिपिकल बनता है कि 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, तो किस धारा के तहत मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था? तो जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है इसकी धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो मध्य प्रदेश में जो ग्राम न्यायालय है इसकी शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 2001 से। यह की गई थी झातला रतलाम से। ठीक, जो नीमच जिले का है ग्राम झातला, रतलाम का नहीं है। झातला जो ग्राम है यह कहाँ है, नीमच में है। और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 1996 में, और झातला जो ग्राम है इसमें 11 दिसंबर सन 2001 को पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 से संविधान के किस अनुच्छेद का वास्तविक संबंध रहा है? कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन 1992 से संविधान के किस अनुच्छेद का वास्तविक संबंध रहा है? यानी कि 73वां संविधान संशोधन पहले तो किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 40 से। ठीक, ग्राम सभाओं के गठन से या ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का मेग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मेग्ना कार्टा जो माना जाता है, ये माना जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, या फिर लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, या फिर सीमित सरकार। देखिए, जो संवैधानिक सरकार का अर्थ है यहाँ पे सीमित सरकार के रूप में माना गया है विद्वानों द्वारा। ठीक है, संविधान में देश का शासन चलाने के लिए मौलिक आधार पर अर्थात
मौलिक कानूनों एवं कानून या विधि का शासन समाहित होता है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, संवैधानिक जो सरकार है वह कैसी सरकार है, सीमित सरकार है, क्योंकि ये कानून के दायरे में रहकर कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार, भारत में मताधिकार और यानी कि आपको वोट देने का अधिकार और निर्वाचन लड़ने का अधिकार यानी कि निर्वाचन होने का अधिकार या निर्वाचित होने का अधिकार क्या है। एक मूल अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर एक विधिक अधिकार है। तो आपको ये कैसा अधिकार प्राप्त है, यह अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। संविधान में आपको अनुच्छेद के तहत मताधिकार करने का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद कौन से के तहत, 326 के तहत, जिसी के तहत आप लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लिए क्या कर सकते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के लिए आप डायरेक्ट चुनाव वोटिंग नहीं करते, उसके लिए आपको विधानसभाओं में किसके लिए वोटिंग करना पड़ता है, विधायकों के लिए, और विधायक चुन करके राज्यसभा में अपने राज्यसभा सांसद पहुंचाते हैं। ठीक। तो प्रत्यक्ष मतदान में आप अपना भाग ले सकते हैं लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूचियां दी हुई हैं। सूची नंबर 1 में कहा गया है आर्टिकल्स किससे संबंधित, कौन से विषय हैं। इसे उपाधियों का निषेध, यह हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, देखिए धार्मिक मामलों के जो प्रबंध की स्वतंत्रता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत दी गई है। और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में। और शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में या फिर 21 का में। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखानुदान बना है, यानी कि लेखानुदान कैसे बना है, कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए या फिर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट लंबित होने के कारण, निधि आवंटन हेतु या फिर बजट पारित करने के लिए क्यों लेखानुदान बना है। देखिए लेखानुदान जो है केंद्र सरकार के पूरे वर्ष के स्थान पर कुछ ही महीनों के लिए संसद से जरूरी खर्च हेतु अनुमति प्राप्त करनी होती है। तो उस स्थिति में सरकार क्या काम करती है, लेखानुदान या वोट ऑन अकाउंट पेश कर सकती है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि बजट लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखानुदान का प्रावधान किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय, बिल्कुल ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर आधारित है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का लगा रहना, यानी कि उस काम को एक व्यक्ति भी कर सकता है लेकिन उस काम में एक से अधिक व्यक्ति लगे हैं, इसलिए वह प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, बिल्कुल ठीक है, मानव पूंजी की भी कैसी है, यहाँ पे निम्न गुणवत्ता है। प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना, जब यहाँ पे कमाई ही कम है तो प्रोटीन कहाँ से व्यक्ति लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा कि कृषि मुख्य व्यवसाय, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता कैसी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील स्वरूप को प्रदर्शित करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत या पायनियर किसे कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत या उदारीकरण का अग्रदूत हम किसे कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1991 में इन्होंने उदारीकरण लेकर के आए थे। ठीक। और उस समय ये कौन थे, भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से या फिर सरसों उत्पादन। देखिए दो तो कैंसिल कर ही देंगे आप, एक तो मत्स्य उत्पादन, दूसरा सरसों उत्पादन। अब कंफ्यूजन की बारी है कोयला उत्पादन में और कच्चा तेल उत्पादन में। जो काली क्रांति है, ब्लैक रिवॉल्यूशन है, यह संबंधित है आपके कच्चा तेल यानी कि रॉ ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है, उसको बढ़ावा देने के लिए की गई क्रांति है ये। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब की गई है। यह भारत सरकार के द्वारा स्थापित हुआ है सन 1999 के तहत। लेकिन 99 के तहत तो क्या हुआ,
मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट जब आई थी 7 जनवरी सन 1994 को, तो इन्होंने सिफारिश क्या की थी कि IRDA जो अधिनियम 1999 पारित किया जाए, और इसी के आधार पर अप्रैल सन 2000 क्या किया गया था, IRDA की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित से संबंध क्या है, यानी कि निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? गांवों के विकास से, मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से, या फिर निम्न आय समूहों के लिए भवन निर्माण से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। किससे संबंधित है? देखिए, इनमें से निर्मल भारत अभियान का संबंध है उपयुक्त में से किसी से नहीं है। कुछ आंसर लगाएंगे कि मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों से, या फिर गाँव के विकास से। देखिए, एक्चुअली क्या है, जो निर्मल भारत अभियान है, यह योजना पूर्व में स्वच्छ, या फिर हम कहें कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी, और यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर तथा स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य कैसा है, देश में खुले में शौच का समाप्त करना निर्मल भारत अभियान का वर्तमान में उद्देश्य रह गया है। ठीक, नेक्स्ट है कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमेलेन, या फिर एंथ्रोपोजेनिक्स। तो ऑप्शन डी सही होगा। जो मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक है या प्रदूषण कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजेनिक्स कहा जाता है, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस रिसाव हुआ था 1984 में, वह रिसाव के समय कौन सी गैस इसमें से निकली थी? सभी को पता होगा, MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए थे? मौत के मुंह में चले गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में टीबी का उन्मूलन कब तक करने का लक्ष्य रखा गया है? नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है, वह आई है 2017 में, और इसके तहत जो लक्ष्य रखा गया है टीबी यानी कि तपेदिक के उन्मूलन का, वह लक्ष्य रखा गया है 2025, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं, उन विटामिन का नाम है, देखिए केवल 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो कि पानी में घुलनशील हो सकते हैं, वह विटामिन नंबर बी और सी। तो इन दोनों विटामिनों को छोड़कर विटामिन ए, डी और ई और के, ये कैसे हैं? बसा में घुलनशील हैं। ओके, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो बोन्स है यानी कि हड्डियों की संख्या है मनुष्य की खोपड़ी में, वह होती हैं 8। कौन कौन सी होती हैं? 8। देखिए, जो खंखारेत या फिर फ्रंटल है, उनकी संख्या 1 होती है, पश्च कपाल में 1 होता है, और जंतुक अस्थि में 1 होता है, साथ ही साथ झंझरा अस्थि 1 और पार्श्व कास्थि जो है वो 2 होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों एवं हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एक तो दांत और हड्डी हमारी जो बनी होती है, ये कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम, सभी को पता होगा। कैल्शियम के साथ एक और तत्व है, वह तत्व है फास्फोरस। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलन कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, बताइए क्या ये सुमेलित है? बिल्कुल ठीक है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र भी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है, ठीक है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, यानी कि हम बात करें इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये श्रीहरिकोटा में नहीं है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। ठीक, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन कौन से कार्य करने के लिए भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का हम प्रयोग करते हैं? फसल की उपज के आकलन में, ठीक है, भूमजल ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण करने में इसमें भी किया जाता है, खनिज का अन्वेषण करने में, दूरसंचार में और यातायात अध्ययन में। बताइए इनमें से किस में किया जाता है? बेसिकली क्या होता है, दूरसंचार और यातायात के क्षेत्र में नहीं किया जाता,
इनका प्रयोग किया जाता है फसल की उपज का आकलन करने में, भूमजल का स्थानों का निर्धारण करने में और खनिज का अन्वेषण करने में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम यह कहता है? तो सभी को पता होगा न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया का नियम होता है और इसी के तहत बराबर तथा विपरीत दिशा में क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूची हैं, हमें सुमेलन करना है। यहाँ पे स्टार्ट दिए हुए हैं और माल्टोज, रेफिनोज, ग्लूकोज, इनको हम सूची 2 से सुमेलित करेंगे कि किस प्रकार के सैकेराइड्स हैं। ठीक, ग्लूकोज जो है किस प्रकार का सैकेराइड है? तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, यानी कि इसमें एक ही प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज कैसा हो गया हमारा, मोनोसैकेराइड हो गया। रेफिनोज जो है यह कैसा है, ट्राइसैकेराइड्स, इसमें 3 प्रकार के सुक्रोज या फिर सैकेराइड से ये मिलकर बना होता है। माल्टोज जो है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, यानी कि 2 प्रकार के सैकेराइड से मिलकर बना है। और स्टार्च जो है यह पॉलीसैकेराइड्स है, यह भी बहुत सारे स्टार्चों से मिलकर बना होता, सैकेराइड से मिलकर बना होता है क्या, स्टार्च। तो आपका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक सूची 1 में कृषि की विधियां दी हुई हैं और सूची 2 में उन विधियों में क्या किया जाता है वह हमें पहचानना है। तो पोमोकल्चर कहलाता है फलों का उत्पादन करना, हार्टिकल्चर हमें बागवानी करना जिसमें हम सब्जियां और फलों का उत्पादन करते हैं, बर्मी कल्चर से आपको पता ही चल रहा होगा केंचुए का उत्पादन है, और पिसीज कहते हैं मत्स्य को, तो पिसीकल्चर में हम मछलियों का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार आंसर सी डी जो है वह सही होगा। पहले में तीसरा, दूसरे में चौथा और तीसरे में पहला तथा चौथे में दूसरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें असत्य कथन का क्या करना है, चुनाव करना है या फिर असत्य युग्म का चुनाव करना है। एक तरफ हमें दिए हुए हैं रोग और दूसरी तरफ वो जो रोग हैं उनके कारक दिए हुए हैं कि वह रोग किसकी वजह से होता है। मलेरिया जो है यह परजीवी की वजह से होता है, ठीक है, मलेरिया परजीवी के द्वारा होता है। टिटनेस जीवाणु के द्वारा होता है। जो हेपेटाइटिस है मूल रूप से क्या है, ये एक इन्फेक्शन बीमारी है, किसके द्वारा होती है, यह होती है वायरस के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। इसके बीज किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, फंगस के द्वारा होता है इसके बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है। कौन से समझौते की बात की जा रही है, प्लास्टिक समझौते की। तो 3 दिसंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता किया गया है और यह पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है इस समझौते को लॉन्च करने वाला। तो यह बन गया है आपका भारत। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी की जाएगी 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की भारत के द्वारा की जाएगी इसकी मेजबानी, 13वें ब्रिक्स जो सम्मेलन है उसकी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए डगोंग जो संरक्षण है यह पहला संरक्षण रिजर्व अभी स्थापित किया जा रहा है। और है क्या बेसिकली डगोंग, जो डगोंग एक समुद्री लुप्त प्राय क्या है, स्तनपायी है। ठीक, और भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व जो स्थापित किया जा रहा है यह स्थापित किया जा रहा है तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक, पाक की खाड़ी में। ओके, और पाक की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज FTR का नाम क्या है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज जो है उसका नाम है अन्वेष। ऑप्शन नंबर बी अन्वेष नाम है भारत की तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का। ओके, और इसका जो निर्माण है ये किया गया है निर्माण DRDO के द्वारा। ठीक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है कि देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण कहाँ किया गया है। देश की पहली आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण है वह किया गया है बाड़मेर में। ठीक है, और ये जो बाड़मेर है ये कहाँ है,
ये जो है राजस्थान में है, बाड़मेर, और यहीं पर क्या किया गया है, आपातकालीन हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि सर्वाधिक पदक जो हैं कौन से देश ने जीते हैं। तो सर्वाधिक जो पदक हैं वह जीते हैं चीन ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक। और अच्छा, चीन ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो चीन ने 207 पदक जीते हैं। इसी में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 19 पदक, यहाँ पे पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, जिसमें भारत ने क्या काम किया है, 19 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 क्या है, कांस्य पदक शामिल हैं। और भारत का स्थान कौन से नंबर पर है तालिका में, 24वें नंबर पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। यूएनईपी का जो मुख्यालय है वह है, यूएनईपी क्या है, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मई सन 2020 को शुरू किया गया एक अभियान है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल कूद दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल कूद दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, यानी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जिसे हम हॉकी के जादूगर के रूप में जानते हैं, उनके जयंती के दिन मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल एवं उनके खिलाड़ियों के संबंध में असत्य युग्म सत्य कथन का चुनाव करना है। बेसबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो बेसबॉल में 9 होते हैं, तो यह सत्य कथन है। वाटर पोलो में 4 होते हैं, नहीं, वाटर पोलो में 7 होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। ठीक, तो सत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल में 7 प्लेयर होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल पता mark.stoll@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है। देखिए, डोमेन नेम जो होता है ईमेल एड्रेस में 2 भाग होते हैं। ठीक, जो @ के द्वारा अलग होते हैं। पहला भाग क्या, जैसे @ के जो पहले जो भाग कहलाता है, यह भाग क्या कहलाता है, यह कहलाता है यूजर नेम। ठीक, और दूसरा जो भाग है वो कहलाता है डोमेन नेम। तो इसमें @ के बाद वाला जो भाग है itdesk.info, ये क्या कहलाएगा, डोमेन नेम कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी आपका सही होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है कितने गीगाहर्ट्ज की। जो बैंड विड्थ होती है उसकी चौड़ाई कितनी होना चाहिए, किस गीगाहर्ट्ज की होना चाहिए। तो जो सी बैंड प्रेषण है इसमें 6 गीगाहर्ट्ज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी। सर्वप्रथम जो भारत में इंटरनेट है यह शुरुआत किया गया था BSNL यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा, और विदेश संचार निगम लिमिटेड ने यह शुरुआत की थी 15 अगस्त सन 1995 को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता। देखिए, ईमेल पते में कभी भी स्पेस नहीं आ सकता, यानी कि ब्लैंक खाली स्थान नहीं हो सकता। ईमेल में आपको स्पेस देने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहु रोबोटिक प्रणालियों का समन्वय है, यानी कि बहुत सारे जिसमें रोबोटिक प्रणालियां काम करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्वार्म रोबोटिक्स, या फिर इसको हिंदी में बात करें स्वार्म को झुंड रोबोटिक्स भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारी रोबोटिक प्रणालियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस की कार्य प्रणाली ई कोर्ट में MMP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, ई गवर्नेंस हमारे यूनिट 9 के सिलेबस में है और उसी के अनुसार यहाँ पे प्रश्न बना है कि कार्य प्रणाली ई कोर्ट में MMP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, जो MMP है इसका पूर्ण रूप है मिशन मोड प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लक्ष्य व्यक्ति को बड़ी संख्या में ईमेल भेजना ईमेल की एक बड़ी मात्रा सर्वर पर प्राप्तकर्ता के इनबॉक्स को भर देती है, या कुछ मामलों में सर्वर इतनी बड़ी मात्रा में डाटा प्राप्त करने में विफल हो जाता है
तथा कार्य करना बंद कर देता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ईमेल बमबारी, यानी कि अत्यधिक मात्रा में किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना जिससे क्या हो, उसका इनबॉक्स फुल हो जाए और उसे ईमेल प्राप्त ना हो सके दूसरे। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ईमेल बमबारी के नाम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग जो है, इनका कार्य है नगरीय निकायों या फिर पंचायती निकायों का क्या करना? निर्वाचन करवाना। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त करते हैं? तो ये शक्तियां जो इनको प्राप्त होती है संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक। इसमें बेसिकली क्या है, 243 के और इसी के साथ एक और अनुच्छेद है 243 ए। इनके तहत राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्राप्त होती है नगरीय निकायों या फिर ग्रामीण निकायों की क्या करने की? उनके निर्वाचन को संचालन करने की। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? जो मध्य प्रदेश राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसका गठन किया गया था 13 मार्च सन 1993 को। ठीक है, 13 मार्च सन 1993 को क्या किया गया था? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितनी है? कौन कौन कुछ बात हो रही है? केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयोग की पदावधि कितनी है? तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, या हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में जो है वह है 5 वर्ष है और 65 वर्ष है। ठीक, कि आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं कौन? केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त। लेकिन बेसिकली बात यदि हम करें तो जो केंद्र सरकार द्वारा है उसके द्वारा ये अवधि क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है, जो कि वर्तमान में कितनी है? 5 वर्ष, या फिर उनकी आयु 65 वर्ष जो भी पूर्ण हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है, यह नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और जो नियुक्त करता है उसे ही त्यागपत्र दिया जाता है। तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र के लिए किस प्रकार का निकाय है? केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले में किस प्रकार का निकाय है? क्या सलाहकारी, बाध्यकारी या फिर अपराध निरोधी निकाय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग भ्रष्टाचार के मामले में केंद्र सरकार के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह स्थापना की गई थी 19 फरवरी सन 2004 को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था, यह किया गया है 1 नवंबर सन 1956 को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष केंद्र के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1971 में। ठीक। संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी का प्रावधान है और इसको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें, वह अधिनियम 1971 के तहत प्रदान की गई हैं। ठीक।